साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये सिर्फ कुछ टेस्ट लेने और स्कोर बता देने से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत गहरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर टिकी हुई है। तो चलिए आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पीछे के इन्हीं नैतिक सिद्धांतों की पड़ताल करते हैं जो इस पूरे प्रोफेशन की नींव हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। हम शुरुआत करेंगे नैतिक अनिवार्यता से, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोफेशनल क्षमता को समझने के लिए, इसके बाद सहमति का अधिकार, फिर गोपनीयता और टेस्ट सुरक्षा, और आखिर में बात करेंगे कि परिणामों को सही तरीके से कैसे बताया जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट सिर्फ कुछ सवाल जवाब नहीं होते, ये बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। इनसे जो नतीजे निकलते हैं उनके आधार पर किसी की जिंदगी के बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी मिलेगी या नहीं, किसी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं, या कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस। और इसीलिए इन पर इतने सख्त नैतिक दिशा निर्देश लागू होते हैं ताकि क्लाइंट की सुरक्षा हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। ये स्लाइड एक बहुत ही अहम बात पर जोर देती है। नैतिकता सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि जो भी फैसले लिए जाएं वे इसमें शामिल हर एक इंसान के लिए सबसे बेहतर हों। ये सिर्फ नियम कानून मानने से कहीं बढ़कर एक पेशेवर जिम्मेदारी की बात है। और इसी पेशेवर जिम्मेदारी का जो पहला और सबसे अहम स्तंभ है वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि व्यावसायिक क्षमता। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक की योग्यता, उसकी ट्रेनिंग और उसकी विशेषज्ञता पर केंद्रित है। तो ये व्यावसायिक क्षमता या कॉम्पिटेंस आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये साइकोलॉजिस्ट का फर्ज है कि वो अपने काम में ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखें, और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपनी विशेषज्ञता की सीमाओं का पता होना चाहिए। उन्हें ये जानना होगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये किसी भी मूल्यांकन की पहली और सबसे बुनियादी शर्त है। तो असल जिंदगी में कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल सिर्फ उन्हीं टेस्ट का इस्तेमाल करेगा जिनके लिए उसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली हो और वो योग्य हो। साथ ही उसे टेस्ट से जुड़ी रिसर्च, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी वो कितना भरोसेमंद और सटीक है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी ऐसे टेस्ट का इस्तेमाल करना जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, वो ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि इससे बेहद गलत और नुकसानदेह नतीजे भी निकल सकते हैं। चलिए अब हम अपना ध्यान मनोवैज्ञानिक से हटाकर क्लाइंट के अधिकारों की तरफ लाते हैं, और इसमें सबसे अहम अधिकार है सूचित सहमति का अधिकार, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका पूरा मकसद क्लाइंट को ताकत देना है, उसे प्रक्रिया में शामिल करना है। देखिए, सूचित सहमति का मतलब सिर्फ एक फॉर्म पर दस्तखत करवा लेना नहीं है। ये असल में एक बातचीत है, एक प्रक्रिया है। इसमें मनोवैज्ञानिक को ये साफ साफ समझाना होता है कि टेस्ट क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा, नतीजों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा, और इन सब बातों को समझने के बाद ही क्लाइंट से उसकी मर्जी से सहमति ली जाती है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सहमति लेने की भाषा कैसी हो। इसमें कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द या जार्गन नहीं होना चाहिए। भाषा बिल्कुल साफ, सीधी और सरल हो, जिसे क्लाइंट आसानी से समझ सके। क्योंकि अगर क्लाइंट को समझ ही नहीं आया कि वो किस बात के लिए हाँ कह रहा है, तो सहमति का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारा अगला अहम विषय है गोपनीयता और परीक्षण सुरक्षा। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। एक तरफ तो क्लाइंट की निजी जानकारी की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ खुद टेस्ट की अखंडता को भी बनाए रखना है। इसका सबसे बुनियादी और सीधा नियम एक ही है। क्लाइंट की सभी व्यक्तिगत जानकारी और उसके टेस्ट के नतीजे पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक और क्लाइंट के बीच भरोसे की बुनियाद है। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है, और यहाँ ये अपवाद बहुत ही गंभीर है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां क्लाइंट से या तो खुद को या फिर किसी दूसरे इंसान को कोई गंभीर खतरा है, तो इस गोपनीयता के नियम को तोड़ा जा सकता है, बल्कि तोड़ना जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मनोवैज्ञानिक की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूरी कदम उठाए। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर क्लाइंट का डेटा इतना गोपनीय है, तो फिर टेस्ट के सवाल खुद जनता से गुप्त क्यों रखे जाते हैं? ये सवाल हमें सीधे टेस्ट सिक्योरिटी के जरूरी मुद्दे पर ले आता है। इसका जवाब छिपा है टेस्ट की अखंडता और उसकी वैधता को बनाए रखने में। सोचिए,
अगर किसी एग्जाम के सवाल पहले से ही सबको पता चल जाएं, तो उस एग्जाम का क्या मतलब रह जाएगा? ठीक वही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर टेस्ट के सवाल सार्वजनिक हो जाएं, तो लोग पहले से तैयारी कर लेंगे और नतीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। टेस्ट सुरक्षा ये पक्का करती है कि मूल्यांकन का ये जरिया सभी के लिए निष्पक्ष और सटीक बना रहे। और अब हम आते हैं इस पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया के आखिरी लेकिन शायद सबसे नाजुक पड़ाव पर, यानी क्लाइंट तक टेस्ट के नतीजों को सही ढंग से पहुंचाना। ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं है। एक तरफ है वो चीजें जिनसे हर हाल में बचना है, जैसे कि उलझाने वाले टेक्निकल शब्द और स्कोरिंग की ऐसी डिटेल जो किसी को समझ ना आए, और दूसरी तरफ है सही तरीका, यानी साफ और सरल भाषा का इस्तेमाल, ऐसी व्याख्या जो समझ में आए और ऐसी जानकारी देना जिस पर क्लाइंट आगे काम कर सके। आखिर में मकसद क्या है? मकसद है क्लाइंट को ऐसी उपयोगी जानकारी देना जिससे उसे मदद मिले। मकसद ये नहीं है कि उसे मुश्किल डेटा और आंकड़ों में उलझाकर और ज्यादा भ्रमित कर दिया जाए। बातचीत का लक्ष्य हमेशा सशक्त करना होना चाहिए, डराना नहीं। तो अंत में हम ये समझ सकते हैं कि नैतिक अभ्यास सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर ये प्रतिबद्धता मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्वास कैसे कायम करती है, क्योंकि दिन के अंत में यही विश्वास इस पूरे काम को सार्थक बनाता है।